जागरूक हिंदी माध्यम था मेरा, राष्ट्रीय संस्करण पढ़ता था मैं। इसके अलावा मैं यूट्यूब का बहुत बड़ा सहयोग मानता हूँ। मैं यूट्यूब पे जो बहुत सारी चैनल है कि आप 15-20 दिन पहले पढ़ते हो, लेकिन जब क्वेश्चन आता है राइट तो आप पढ़ के जाने के बाद भी क्वेश्चन गलत कर देते हो। 272 पर सिलेक्शन है, 271 पे नहीं है। एक क्वेश्चन से आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं 3 मेंस दे चुका हूँ, 4 मेंस दे चुका हूँ। अब वो कहेगा चंदेरी का युद्ध, देवरा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, तो ये इतना आसान नहीं है याद करना। दिक्कत ये आती है लोग प्री फेल हो जाते हैं। आज मेरे जान पहचान में नेहरू बिहार में मेरे कई दोस्त हैं जो 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, 7 साल तैयारी कर रहे हैं, आज तक प्री निकला। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मैं करूँगा क्या? क्योंकि मैं BA से हिस्ट्री ऑनर्स किया हूँ, इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, विशेषण विशेष होते तो उसमें एक टॉपिक आता है, और ये आपका ये क्या नाम है, अनिकार्ती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सभी हमारे साथ हैं भरत यादव सर, जिन्होंने 2016 के रिव्यू ऑफिसर के पोस्ट पर 107 रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा सर ने UPPSS के 4 टाइम मेंस भी लिखे हैं, और ये एक खास बात है कि सर ने जो RO का है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है, जो कि लोअर PCs में आता है। तो आज हम सर के स्ट्रगल की जर्नी जानेंगे, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई, कौन सी बुक्स फॉलो करी, इन तमाम प्रकार की चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड। सर मेरा नाम भरत यादव है, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और 12th मैंने अलीगढ़ से की है। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय दयाल सिंह कॉलेज से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है। उसके बाद फिर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से मैंने MA भी किया हिस्ट्री से, नेट GRF भी क्वालिफाई हूँ। इसके अलावा 2013 से मैंने सिविल सेवा के क्षेत्र में आया, जहाँ पर अपर के मैंने 4 मेंस दिए, फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था उसमें, बट इस बार मैंने पहली बार समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दिया था, और इस बार मैंने पहली बार में अटेम्प्ट को निकाल दिया। ओके, सो सर अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो वो क्या है? हाँ, फैमिली बैकग्राउंड में ये है कि मेरे पिताजी जो हैं वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, हैं, रिटायर हो चुके हैं। मेरे बड़े भाई वो भी पुलिस में ही हैं, और मैं सबसे छोटा हूँ घर में, और मैं इसी क्षेत्र से जुड़ा हूँ। इसमें मैं तैयारी करने आया, बड़े भाई की मोटिवेशन थी कि उन्होंने कहा था कि हम लोग तो पुलिस में हैं, कांस्टेबल हैं, और पिताजी दरोगा हैं, तो मैं कुछ बड़ा करना है। तो फिर मैं इस क्षेत्र में आया, और फिर मुझे लगातार कंटिन्यू मैं इसमें लगा रहा, और फाइनली मुझे समीक्षा अधिकारी मुझे चयन हो पाया मेरा। यस, ओके। सो सर अगर बात की जाए, जैसे कि आपने बताया कि आपको मोटिवेशन अपने बड़े भाई से मिला, तो जब आप दिल्ली आए होगे प्रिपरेशन करने के लिए, तो उस टाइम पे आपने यहाँ पर आकर कैसे सोचा कि मुझे दिल्ली जाना है, तैयारी करनी है, या फिर तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती है वो कैसे मैनेज? एक्चुअली मैं बचपन से जब मेरे पिताजी पुलिस में थे, मैंने आपको बताया, तो मोटिवेशन मुझे मेरे पिताजी से मिली थी, जो कि वो पुलिस में थे, कांस्टेबल थे, तो अभाव था। बचपन से मैंने ये सोच रखा था कि मैं अब सामान्य जीवन नहीं जीऊँगा, मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में। इसलिए मेरा क्लियर था, 12th के बाद से मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा नाम हो सके, मेरी फैमिली का नाम हो सके। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। इसलिए, और उसमें केवल सिविल सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जो मुझे सब कुछ दे सकता था। मिडिल क्लास फैमिली के पास पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इस क्षेत्र में आया, और मेरी विल पावर के बल पर मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। मैं लगातार असफल हुआ, पर मैं कभी हिम्मत नहीं हारा। मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो जीवन नहीं जीना है, सामान्य जीवन। वो सामान्य जीवन न जीने के चक्कर में मैं लगा रहा, और फाइनली मुझे ये सफलता मैंने हासिल की है। ओके, सो सर आप जब फर्स्ट टाइम दिल्ली आए तो कैसे आपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया कि नहीं मुझे बुक्स पढ़नी है, फिर कोचिंग ज्वाइन करना है, या फिर कहाँ पे रहना है, ये सब तमाम? एक्चुअली सबसे पहले मैं आया तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो चूँकि मेरा जो 12th तक मैं ग्रेजुएशन मैंने कर लिया था, बट मुझे पता नहीं था कि इसका सिलेबस कितना ज़्यादा बड़ा है। तो सबसे पहले मैंने कोचिंग की, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ज्योग्राफी वगैरह मैंने पढ़ी थी, हाई स्कूल की पढ़ी थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड PCM था, तो मैं भूल चुका था। और यहाँ पे फिर यहाँ तो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब पढ़ना पड़ता। मैंने कोचिंग ज्वाइन की, और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद उसी कोचिंग के मार्गदर्शन के साथ ही फिर मैं लगातार लगा रहा, और बुक्स जो थी, जो कोचिंग वालों ने दी, इसके अलावा जो बेसिक बुक हैं जो हम सभी लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, उनका मैंने लगातार अध्ययन किया, और उसी के आधार पर फिर मैं आगे मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाया।
ओके, सो सर जैसे कि आपने बताया, आप अब स्ट्रेटजी क्या बनाई आपने कि मुझे कैसे पढ़ना है? आपने बताया कोचिंग की नोट्स या बुक्स फॉलो करी, साथ में आपने जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो भी फॉलो करी, तो कैसे स्टार्ट किया कि मुझे सबसे पहले ये पढ़ना है, उसके बाद ये, फिर ये? स्ट्रेटजी जैसे कि अपर का था तो अपर की स्ट्रेटजी मेरी अलग थी, और आर के जहाँ तक चूँकि मेरा मैंने आर क्वालिफाई किया तो मैं आर के बारे में ज़्यादा सही तरह बता पाऊँगा। आर की जहाँ तक बात है तो इसमें जो सिलेबस था उसको मैंने ढंग से देखा। हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ आता है, तो उसके लिए मैंने अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ी। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए मैंने घटना चक्र पढ़ा, लूसेंट का अध्ययन किया। इसके अलावा मैं किरण की जो मॉडर्न आधुनिक भारत है मैंने वहाँ से पढ़ा। इसके अलावा दृष्टि की क्विक बुक्स आती हैं वो मैंने पढ़ी थी। ज्योग्राफी के लिए वर्णवाल पढ़ा, घटना चक्र, लूसेंट, मैपिंग करता था। पॉलिटी के लिए मैं क्या नाम है लूसेंट को, चूँकि उससे रिवीजन बहुत तेज़ी से होता है, सबसे उसकी खास बात यह है, वो और लक्ष्मीकांत पढ़ता था। इकोनॉमी के लिए भी मैंने घटना चक्र, लूसेंट पढ़ा, और करंट विशेष तौर से करंट की बहुत बड़ी भूमिका है। करंट के लिए मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था। इसके अलावा मैं न्यूज़पेपर से जो भी मुझे मिलता था वो मैं लिखता था। इसके अलावा घटना चक्र, घटनासार और क्रॉनिकल 25 रुपये वाली जो आती छोटी वाली वो मैंने बेस बनाया उसका। हिंदी की जहाँ तक बात है, इसमें दूसरा पेपर हिंदी का होता है। हिंदी के लिए मैंने एस कुमार की घटना चक्र, इसके अलावा आदित्य की बुक, इसके अलावा हरदेव भारी और PN पांडे सर की बुक, ये बुक्स मैंने पढ़ी और इनके नोट्स बनाए, और नोट्स सभी के बनाए। और नोट्स से सबसे बड़ा फायदा मेरे लिए ये था कि रिवीजन बहुत तेजी से हो जाता है। अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और मैं एक सबसे खास बात बताना चाहता हूँ, सिलेक्शन कब होगा? सिलेक्शन जब होगा कि हमारा फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों पर पकड़ होगी। जो लड़के फेल होते हैं, हम पास नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? किसी का कॉन्सेप्ट अच्छा है, किसी के फैक्ट नहीं है, किसी पे फैक्ट है तो कॉन्सेप्ट नहीं है। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं जुड़ेंगी, ये दोनों चीज़ जुड़ जाएंगी तो आपके लिए एग्जाम कुछ भी कठिन नहीं है, बेहद आसान है, क्योंकि मैंने पहली बार में क्वालिफाई किया है। राइट, ओके। सो सर जैसे कि आपने बताया कि नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप करंट अफेयर्स की भी नोट बनाते हो, तो सर जो करंट अफेयर्स की, जैसे मान लो आप किस चीज़ से बनाते थे करंट अफेयर्स के नोट? करंट अफेयर्स के नोट्स एक तो मैंने बताया कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते थे? न्यूज़पेपर दैनिक जागरण की हिंदी माध्यम था मेरा, राष्ट्रीय संस्करण पढ़ता था मैं। इसके अलावा मैं यूट्यूब का बहुत बड़ा सहयोग मानता हूँ। मैं यूट्यूब पे जो बहुत सारी चैनल हैं जो करंट की क्लासेस रेगुलर बेस पर कराते हैं, तो मैं वो देखता था, उनसे नोट्स बनाता था। इसके अलावा मैं अपना ये घटना चक्र, घटनासार और ये आपकी क्रॉनिकल्स और दृष्टि की मैगजीन, तो ये सबसे पढ़ के मैं अपने नोट डेवलप करता था। ओके, हाँ ठीक है। सो सर जैसे कि आप एक दिन का मान के चलो कि आज की डेट का करंट अफेयर्स बना रहे हो, तो कितना पेज आप लिखते थे और क्या निचोड़, मतलब उसमें कौन से ऐसे पॉइंट डालने की कोशिश कर सकते, क्योंकि करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक दिन का भी देखें तो करंट की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? करंट की सबसे बड़ी बात यह है कि करंट सब लोग पढ़ते हैं, राइट, ठीक है। दिक्कत कब आती है? दिक्कत ये है कि हम लोग पेपर नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। अगर क्वेश्चन आप करंट पढ़ रहे हो और आप क्वेश्चन देख रहे हो और क्वेश्चन और आपके उसमें कोई जुड़ा भी नहीं है, तो फिर वो उसकी कोई भूमिका नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप जब नोट्स बनाए अपने करंट के, उसमें सबसे पहले ये ध्यान दें कि पेपर में कैसे आ रहा है क्वेश्चन। अगर ये नहीं जान पाएंगे कि पेपर कैसे बनना है, तो फिर आपके नोट्स बनाते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप बनाते जाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, उसका कोई मतलब नहीं है। पेपर को ध्यान में रख के ही आप अपने करंट डेवलप करें। आपको ये पता होना चाहिए कि ये यहाँ जा सकता है। जैसे मोदी जी गए, मतलब मोदी जी किसी यात्रा पे गए, आपने देखा यात्रा पे गए, तो अब आपको ये पता होना चाहिए यात्रा पे गए तो भाई बांग्लादेश गए, तो बांग्लादेश गए तो हमें ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश क्यों गए, किसके लिए गए, ये तो लिखो। लेकिन मोदी जी ने एक रेल स्टार्ट कर दी अभी, तो वो हमें पता होना चाहिए वो रेल कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो ये चीज़ पे बहुत बेसिक ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आ कैसे रहे और हमें अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट, ओके। सो जैसे कि आपने बताया करंट अफेयर्स, तो कितना टाइम आप देते थे करंट अफेयर्स की चीज़ों को कवर करने के लिए डेली बेसिस पे? करंट के लिए मैं सही बताऊँ, मैंने फिक्स था 1.5 से 2 घंटे डेली मैं अपने करंट को देना जरूरी था। 1.5 से 2 घंटे मैं डेली पढ़ता था। और सबसे बड़ी भूमिका इसमें यही है, जनरली लड़के करते हैं क्या कि 15 दिन पहले पढ़ेंगे, 20 दिन पहले पढ़ेंगे। दिक्कत क्या आती है कि आप 15-20 दिन पहले पढ़ते हो, लेकिन जब क्वेश्चन आता है, राइट, तो आप पढ़ के जाने के बाद भी क्वेश्चन गलत कर देते हो। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है
क्योंकि हमारा करंट एक बार में तैयार नहीं होता है, चीज़ों को बार बार याद करना पड़ता है, दिमाग में बैठाना पड़ता है। तो जो बार बार जब हम पढ़ते हैं तो वो आपके माइंड में बैठ जाते हैं, फिर क्वेश्चन गलत नहीं होता। इसलिए आप उसको डेली पढ़िए, डेली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी उसका यूज हो पाएगा, नहीं तो फिर उसका कोई यूज नहीं हो पाएगा, आप भूल जाएंगे एग्जाम में। क्योंकि फाइनली एग्जाम की भूमिका है, आप कितना भी पढ़ लिया, एग्जाम में गलत कर दिए तो फिर उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं बचती। यस, ओके। सो करंट अफेयर्स देखा जाए, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं और मैक्सिमम वेटेज भी होता है एग्जाम्स में इनके नंबर। हाँ, तो आपके अकॉर्डिंग जो बिगिनर्स हैं तो उनको भी इतने ही घंटे देना चाहिए, फिर इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कवर हो ही जाते हैं। देखो करंट जैसे कोई भी पेपर है, हम सबसे पहले यूपी की बात कर लेते हैं, आरओ की बात कर लेते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं प्री में, ठीक है। उसमें सबकी भूमिका है, ऐसा नहीं कि करंट ही पढ़ते रहोगे और एग्जाम नहीं। सबसे बड़ी उसमें आपको ये करना है, जैसे इससे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, तो आप कोशिश करिए कि 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आप हिस्ट्री पढ़िए। जैसे आज आधुनिक भारत पढ़ा आपने, कल आप पढ़िए तो प्राचीन भारत पढ़िए। ज्योग्राफी में आज अगर आप मॉडर्न आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कल मैपिंग पढ़िए। आप डेली बदलते जाइए चीज़ों, और हर चीज़ को डेली छूइए, ज़्यादा समय नहीं लगता। जब आप एक बार पढ़ लेते हैं ना किसी चीज़ को, तो रिवीजन में समय बहुत कम हो जाता है, और जब आप डेली पढ़ते हैं तो आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाती हैं। इसलिए सबको साथ लेकर चलना, ये बात सही कह रहे हो, केवल करंट से काम नहीं होगा। आपकी हिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए, पॉलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सब चीज़ अच्छी होनी चाहिए। विशेष तौर से जैसे अभी यूपी ने एक पैटर्न बदला है, उसने क्या कर दिया कि हिस्ट्री क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछ रहा है उस समय, हिस्ट्री कठिन पूछ रहा है। तो अब हिस्ट्री कठिन पूछ रहा है तो पेपर देखो आप, अब आप ये देखो कि वो क्वेश्चन अब कहाँ से बनना है। अब आप कहोगे लूसेंट से नहीं बनना तो कुछ और पढ़ना पड़ेगा आपको, वो भी ध्यान देना है आपको। लगभग सिलेक्शन, देखो मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं इतना बता सकता हूँ, सिलेक्शन आपका जब भी होगा जब आपकी हर चीज़ स्ट्रांग होगी। एक चीज़ भी कमज़ोर हो गई तो आप ये समझिए कि 272 पर सिलेक्शन है, 271 पे नहीं है। एक क्वेश्चन से आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि मैं 3 मेंस दे चुका हूँ, 4 मेंस दे चुका हूँ, कभी मेरा 4 नंबर से, कभी 12 नंबर से, कभी 13 नंबर से, इस तरह से रुकता है, तो बहुत दुख होता है। और मैं वो कह रहा था कमी दिक्कत क्या, दिक्कत ये होती है कि कोई चीज़ कमज़ोर नहीं रहनी चाहिए आपकी, हर चीज़ आपको आनी चाहिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ओके, सो सर आपने अभी बताया रिवीजन की बात हुई थी, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ तो सभी लेते हैं, बट रिवीजन्स को लेकर, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं कर रहे हो तो पढ़ना मुझे तो नहीं लगता कारगर रहेगा तुम्हारा। नहीं, देखो ऐसा है कि जहाँ तक पीसीएस की सवाल है कि कोई भी चीज़ है यार दुनिया में, आप देख लो, वही आदमी सक्सेसफुल है जो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करता है। ईमानदारी क्या है कि कोई चीज़ हमने आज पढ़ी, ठीक है, इतिहास है, इतिहास बहुत बड़ा है, हमने नहीं पढ़ा इतना, वो कब मजबूत होगा? वो मजबूत जब होता है कि जब हम चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं, जब हम बार बार पढ़ते हैं, जिसमें रिवीजन बहुत बड़ी भूमिका है। आप रिवीजन नहीं कर भूल जाओगे आप। अब वो कहेगा चंदेरी का युद्ध, देवरा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, तो ये इतना आसान नहीं है याद करना। दिक्कत ये आती है लोग प्री फेल हो जाते हैं। आज मेरे जान पहचान में नेहरू बिहार में मेरे कई दोस्त हैं जो 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, 7 साल तैयारी कर रहे हैं, आज तक प्री निकला। क्यों नहीं निकला? सबसे बड़ी भूमिका सही मटेरियल नहीं है और रिवीजन नहीं है, इसलिए रिवीजन की बहुत बड़ी भूमिका। जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं वो ये चीज़ जान लें कि सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आप अपने नोट डेवलप करिए, और जो नोट तुमने बनाए हैं उनको बार बार पढ़िए। अगर वो आप बार बार नहीं पढ़ेंगे आपके माइंड में चीज़ें जाएंगी नहीं, राइट। उसका कोई उसकी भूमिका ही नहीं होगी। फिर रिवीजन की बहुत बड़ी भूमिका है। ओके, सो सर प्रॉब्लम्स कब आती है जब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको याद करने के लिए आप क्या करते हैं? देखो फैक्चुअल, देखो पीसीएस का अगर आप पेपर देखेंगे तो 150 क्वेश्चन में करीब आप मान के चलिए 130 क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें डाटा ज़्यादा होता है। फैक्चुअल का कोई तोड़ नहीं है, जैसे पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची को आप क्या करेंगे, बार बार आप पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, कोई ट्रिक नहीं है उसकी, कोई उसकी ट्रिक नहीं है। तो इसलिए आपको बार बार पढ़ना ही होगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का एक ही तोड़ है, बार बार पढ़िए। बार बार जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, एक दिन चलाते हैं गिर जाते हैं, दूसरे दिन चलाते गिर जाते हैं, तीसरे दिन चलने लगते हैं, उसी तरीके से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का केवल एक विकल्प है, वो आपको रिवीजन, केवल और रिवीजन, रिवीजन 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 पे केवल। राइट। ओके, सो टेस्ट सीरीज की बात की जाए, क्योंकि कोई भी एग्जाम्स हो टेस्ट सीरीज की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो आप किस तरीके से टेस्ट सीरीज को फॉलो करते थे? टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी भूमिका ये है कि आपको पता चलती है आपकी औकात क्या है। राइट। आप पढ़ते जा रहे हैं, कभी आपने टेस्ट नहीं लगाया तो फिर आप करोगे क्या? टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी भूमिका है कि वो आपके अंदर ये बताते हैं कि आप कितने पानी में हैं। आप करंट पढ़ रहे हैं,
टेस्ट लगाया आपने, गलत कर दिया, फिर क्या करोगे आप? तो टेस्ट सीरीज का जहाँ तक मेरा जो है, मेरा ये था कि कोई भी टेस्ट मुझे मिल जाता मैं उसको लगा लेता हूँ। जहाँ तक कि आरओ की बात करूँ, अपर की बात करूँ, तो आरओ में जैसे हिंदी आती है, उसमें हिंदी गोला बनने वाली आती है, तो मैं कम से कम 100 टेस्ट लगा गया। 100 का गुणा 60 में करो, तो इतने में टेस्ट लगा गया। इसलिए मेरा क्या था कि मेरा 1 या 2 गलत हुआ केवल। तो टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि आपकी औकात पता चलती है, आप कितने पानी में वो पता चलती है, आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो वो भी पता चलती है, तो वो फिर एग्जाम में गलती नहीं होती है उसकी। तो टेस्ट सीरीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, आपका सिलेक्शन कब होगा? आपका सिलेक्शन मैं मानता हूँ 3 चीज़ों पर होगा केवल, फैक्ट, कॉन्सेप्ट और टेस्ट। ये 3 चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो लड़के ये नहीं कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट है, मैं सबसे कहना चाहता हूँ भैया, कॉन्सेप्ट, फैक्ट और टेस्ट, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सिलेक्शन आपको कराएंगी, नहीं तो आप कितना भी पढ़िए सिलेक्शन नहीं हो। चूंकि वो गलतियां मैंने भी की है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं करी, मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मैं ये जान पा रहा हूँ कि भाई मेरा कैसे हुआ, इन 3 चीज़ों पे हुआ। कोई ना कोई चीज़ मेरी कमजोर थी, मैं नहीं हो पा रहा था। आरओ मैंने ये सब कुछ पूरा कर दिया तो मेरा हो गया। ओके, सो सर टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप स्लॉट वाइज बताइए कि इस टाइम पे आप क्या करते थे, यानी कि क्या सब्जेक्ट पढ़ते थे? स्लॉट वाइज मेरा ये था कि मैं सुबह 7 से 8 बजे तक के आसपास उठता था, उसके बाद अपने नाश्ता करना, उसके बाद सुबह उठ के सबसे पहले मैं टेस्ट लगाता था। सबसे पहले मैं टेस्ट इसलिए लगाता था क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड होता है, तो मैं सबसे पहले 1 या 2 टेस्ट मुझे लगाने, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा, जिस दिन मैं एक रात पहले जो सोता था, तो मैं अपना क्या नाम है, अपना टाइम टेबल सेट करता, सुबह उठ के मुझे आधुनिक भारत पढ़ना है, ज्योग्राफी मुझे ये पढ़ना है, तो मैं स्लॉट बना लेता था कि 2 घंटे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरीके से। फिर दोपहर में नाश्ता करना, फिर उठना, नाश्ता करने का फिर मैं जब सोने के बाद फिर मैं थोड़ा माइंड भारी होता है तो फिर मैं चाय पीना, उसके बाद फिर मैं पॉलिटी पढ़ता था। फिर शाम हो जाती, शाम को सोते समय मैं करंट पढ़ता था, क्योंकि नींद थक जाते हैं तो सोते समय फिर मैं करंट पढ़ता था। तो यही मेरा टाइम टेबल रहता है। और जहाँ तक घंटे की सवाल कितने घंटे पढ़ता था, तो मुझे लगता है भाई देखो, इसमें कोई घंटे तो है नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई है, क्योंकि जहाँ तक हमारा सवाल है, अब आरओ का जो रिजल्ट आया है वो 1,42,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 3,65,000 का एडमिट कार्ड आया और 185 समीक्षा अधिकारी सचिवालय हुए हैं। अब आप सोचिए, 1,40,000 आपसे 185 माना है, तो आपकी तैयारी का लेवल किस स्तर पर होना चाहिए? आप गलती की संभावना ना के बराबर होगी जब आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए मेहनत तो आपको करनी होगी, और उसकी कोई टाइम टेबल नहीं, हम लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं होता। जब आँख खुलेगी जब ही पढ़ेंगे, जब आँख खुलेगी जब पढ़ेंगे, बस पढ़ना, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, हाँ। सो सर आपने जैसे कि बताया कि आपने 4 मेंस लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये टाइम ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होगा। और उस दौरान आपने काफ़ी आलोचनाएं सुनी होंगी कि काफ़ी टाइम हो गया, तैयारी नहीं हुई, लोग कहते है ना? तो दिल्ली में एक्चुअली हमारे तो कई रिश्तेदार वगैरह भी कहते थे कि वो पता करो कुछ, मतलब हमारी मम्मी से भी लोग कहते थे कि अरे पता करो वो लड़का भरत पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है, पता करो वो कर क्या रहा है वहाँ पे। क्योंकि हमारा एक्चुअली पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में एक अंतर है, पश्चिमी लड़के कम तैयारी करते हैं, तो हमारे यहाँ दबाव ज़्यादा है, हमारी तरफ दबाव ज़्यादा है, तो वो तो यार झेलना ही पड़ता था, वो तो झेलना पड़ेगा। वो एक्चुअली लोग पूछते नहीं हैं, वो इसलिए पूछते हैं कि पता करो कहीं हो ना गया हो कहीं, तो ये दिक्कत है वो। और समय ज़्यादा लगने का एक बात है, तो मैं बताऊँ समय क्यों लगता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि समय क्यों लगता है, तो समय इसलिए लगता है क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है जिससे हम पढ़ के आए हैं, वो बैकग्राउंड कैसा है, वो इतना आईएएस और उस बैकग्राउंड में ज़मीन आसमान का अंतर। जब हम यहाँ आते हैं तो हम पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें कवर हो पाती हैं। पहला मेंस दिया, पता चला ऐसे आपका कमज़ोर था, ऐसे में रुक गए। दूसरा दिया, पता चला हिंदी में कम हो गया कि हिंदी में नंबर नहीं आए। कभी कभी सब्जेक्ट धोखा दे जाता है। तो सिलेक्शन कब होगा? सिलेक्शन जब होता है कि जब ईश्वर ये करता है कि सब में तुम्हारा बराबर हो जाता है, तब वो सिलेक्शन हो पाता है। इसलिए होता क्या है कि पहले अटेम्प्ट में 1% लड़के हो पाते हैं। क्यों पाते? कुछ ही लड़के ऐसे हैं जो कवर कर लेते हैं चीज़ों को। तो समय लगने का कारण ये हो जाता है कि चीज़ें कवर होने में समय लग जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जनरली लड़के तीसरे, चौथे, 5वें अटेम्प्ट में हो जाते हैं। वो गैप जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, उस गैप जब तक वो नहीं भरेगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा यार। राइट। सो स्टे मोटिवेट करने के लिए अपने आप को तो क्या करते थे आप? मैं अपने मोटिवेट करने के लिए एक तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था, आपकी भी वीडियो बहुत देखता था मैं। आपकी वीडियो को मैं लगता सब सारी देख, रात में सोते समय मेरा ये था मैं मोटिवेशन वीडियो देखना, संदीप महेश्वरी
चौधरी है, इसके अलावा सोनू शर्मा है, उनको सुनता था, उसका फर्क पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी वीडियो जो आप RO अपर का इंटरव्यू लेते तो उससे भी यार लगता है यार मैं क्यों नहीं, मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा है, मैं भी तो बन सकता हूँ ना। वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, आपको लगता है यार आप इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपको नहीं पता, एक कमरे में, बंद कमरे में लड़का एक वीडियो देखने के बाद सुबह उठ के वो पूरी ताकत से पढ़ता है मुझे भी बनना है भाई। तो मोटिवेशन एक तो ये यूट्यूब का, दूसरा था कि मैंने अपने कमरे में लिख रखा था भाई, सही बताऊं मैं अपने कमरे पे प्लस अपने मोबाइल पे लिख रखा था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मैं करूँगा क्या, क्योंकि मैं BA से हिस्ट्री ऑनर्स किया हूँ, इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, मैथ मेरा कमज़ोर है, इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, मैं केवल सिविल सेवा के अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता था, राइट, ठीक है। तो मैंने अपने कमरे में लिख रखा था अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा होगा क्या। ये एक ऐसी मोटिवेशन है, ये डराता है, और डर सफलता का सबसे बड़ा कारण है। जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक आप सुबह उठोगे कैसे, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी। अपने भविष्य के बारे में सोचता था कि मैं घर जाऊँगा किस मुँह से जाऊँगा, मेरे माँ बाप पापा मेरे इतनी उम्मीद करते हैं मुझसे, क्या होगा मेरा भाई मेरा इतना प्यार करता है मुझसे, जो उसने पूरी लाइफ लगा दी मुझे पढ़ाने के लिए, जब भी आज तक उन्होंने नहीं पूछा मुझसे कि तुम फेल हो गए पास हो गए, कोई बात नहीं, समय लगता है। तो मैं सोचता था मैं कैसे जाऊँगा, तो मैंने वो अपने कमरे में लिख रखा था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा होगा क्या। ये डर मुझे हर वक्त एनर्जेटिक रखता था, इस डर की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। ओके, सो सर नॉर्मली आप हॉबीज़ क्या थी आपकी? हॉबी तो यार कोई विशेष नहीं, तो मुझे खाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, इसके अलावा यूट्यूब देखता हूँ, और तो मोबाइल घर पे बात कर लेते हैं, यही हॉबी। हम लोगों की ज़्यादा हॉबी हो क्या होगी, बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स तो पढ़ती है दिन भर, बुक्स तो हॉबी हो नहीं सकती, ठीक है। तो यूट्यूब है आज के समय में, और यहाँ की एक चीज़ और है यार, समय की बहुत बड़ी वैल्यू, हम लोग ज़्यादा नहीं आ सकते। अब आप सोचिए 7 साल हो गए मैं दिल्ली नहीं घूमा आज तक, मैं अलीगढ़ से नेहरू बिहार आज तक उससे बाहर ही नहीं गया हूँ आज तक कभी। तो समय की बहुत बड़ी भूमिका, समय की तो भाई समय आपको बचाना होगा, क्योंकि ये समय अगर आपके हाथ से निकल गया तो फिर आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा। राइट, ओके। तो सर आपने UPSC के भी एग्ज़ाम्स दिए, देखा जाए तो जो भी प्लान कहते हैं तो वो आपकी लाइफ में कहाँ एडजस्ट करता है? एक्चुअली देखो ऐसा है, पहले तो मैं भी सोच रहा था कि भाई IAS ही बनना है मुझे। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, 1 मेंस दिया और मैं उसमें इंग्लिश में फेल हो गया, तो मैं थोड़ा डर गया, मैंने अब क्या होगा। तो फिर मेरा पार्टनर था जो नायब तहसीलदार है इस समय, मेरा पार्टनर दीपांकर सोनकर मेरा दोस्त है, वो नायब तहसीलदार है। तो उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझसे कहा कि भरत जो तुम तैयारी कर रहे हो ठीक है, पर मुझे लगता है कि तुम PCS भी दे सकते हो यार। मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था, तो फिर मैंने PCS देना स्टार्ट किया। अब आप बिलीव करें PCS मेरा पहली बार में हो गया। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात ठीक है, अगर आपके सपने बड़े हैं, बड़े सपने होना गलत बात नहीं है, पर अपनी सीमाएं भी पता होनी चाहिए, अपनी औकात क्या है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि जीवन यार किसी एक चीज़ के लिए नहीं बना है। जीवन में सबसे जरूरी क्या है, पीस। मैं अगर प्लान B पे ना आता तो आज मैं समीक्षा अधिकारी नहीं बन पाता। अब मैं समीक्षा अधिकारी बनूंगा, अब मेरे लिए ऑप्शन है, मैं UPSC भी दूंगा, मैं PCS भी दूंगा, मेरे ऊपर दबाव खत्म हो गया। इसलिए ये सोचना कि मैं एक ही एग्जाम दूंगा, अब ये समझिए ये आत्मघाती कदम कहूँगा मैं इसको, क्योंकि मैं देखता हूँ यार मेरे दोस्तों को, न जाने कितने दोस्त यहाँ से लौट गए। तो जब आप यहाँ से जाएं तो कम से कम IAS ना तो कम से कम PCS या समीक्षा अधिकारी तो बन के जाएँ। राइट, ओके। सो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि UPSC की तैयारी करना चाह रहे होंगे या फिर सिविल सर्विसेज की, स्टेट PCS वगैरह की, तो उनके लिए आपके एक्सपीरियंस के अनुसार मतलब आपका क्या मैसेज रहेगा? तो मेरा मैसेज तो यही है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहते हैं तो सिविल सेवा एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये एग्ज़ाम जो है ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है और ये बहुत आसान है, लेकिन 3 चीज़ें होना बहुत जरूरी है तुम्हारे अंदर। पहली है कि अगर आपके अंदर हार्ड वर्क करने की कितनी हिम्मत है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अपने घर बैठिए, क्योंकि सपने देखना, विराट कोहली मैं ही बनना चाहता हूँ, लेकिन विराट कोहली तरह मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो सबसे ज़रूरी है हार्ड वर्क। दूसरा है विल पावर। विल पावर क्या है कि भाई मैं कर सकता हूँ, ये विश्वास होना चाहिए। अगर ये विश्वास नहीं होगा मैं कर सकता हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। विल पावर। और तीसरा भाई इस एग्जाम में पेशेंस, धैर्य। असफलता
बार बार असफलता वो तोड़ देगी आपको। राइट। तो धैर्य बहुत जरूरी है। हमारे विनय सर ने एक चीज़ बताई थी कि ये जो लड़ाई है ये धैर्य की लड़ाई है। जो DIS के सर है हमारे, उन्होंने बताया था, ये उन्होंने पहली क्लास में ही बताया था मैं कि ये लड़ाई धैर्य की है। धैर्य होना बहुत जरूरी है। और आज के समय में तो बहुत आसान हो गया तैयारी करना। जब हम थे तब यूट्यूब नहीं था। जी तब यूट्यूब नहीं था, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी कम थी। अब संसाधन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब इतने संसाधन हो गए हैं कि अगर आपके पास पैसा भी नहीं है फिर भी आप बेहद आसानी से घर बैठ के आप तैयारी करके ये एग्ज़ाम बहुत आसानी निकाल सकते हैं। लेकिन 3 चीज़ें होनी चाहिए, हार्डवर्क, पेशेंस और विल पावर। ये 3 चीज़ें होंगी तो आप जंगल में बैठ के पढ़ोगे तो भी निकाल दोगे। राइट। ये है कि कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और बस मैंने कहा ना 3 चीज़ें, कॉन्सेप्ट, फैक्ट और टेस्ट, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास होंगी आप एग्ज़ाम निकाल देंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने अपनी जर्नी को डिटेल में आपके साथ शेयर किया। सो आई होप कि आप इनकी जर्नी से मोटिवेट हुए होंगे। और सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।